हेलो एवरीवन। आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पर। और आज हम देखेंगे मोमेंटम, कोलिजन एंड सेंटर ऑफ मास। तीन चीजों को कवर करने का ट्राई करेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो लीनियर मोमेंटम एंड कोलिजन्स, पहले तो हम लोग इसको डिस्कस करेंगे। देन अगर ज़्यादा लंबा वीडियो नहीं होता है तो हम सेंटर ऑफ मास पे भी जाएंगे। ओके, सो इसमें हम पढ़ेंगे कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। ठीक है, मोमेंटम इम्पल्स, कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, 1D कोलिजन्स, 2D कोलिजन्स एंड सेंटर ऑफ मास। ये हमारा कंटेंट रहने वाला है। एंड व्हाट इज द कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी? इसका मतलब ये है कि किसी भी ऑब्जेक्ट की जो एनर्जी होती है टोटल, वो हमेशा सेम रहती है, बस उसके फॉर्म्स चेंज होते रहते हैं। जैसे लेट सपोज कोई ऑब्जेक्ट है, वो h हाइट पे रखा हुआ है। देन सपोज कीजिए उसको उठा के नीचे छोड़ दिया था नीचे की ओर। देन जमीन से टच करने के पहले ही जो उसने वेलोसिटी गेन करी है, उसके कारण जो एनर्जी होगी वो स्टार्टिंग में जो ऊपर रखने के कारण जो एनर्जी थी उसकी गुरुत्वीय ऊर्जा कह सकते हैं उसको, वो उसके इक्वल रहेगी। फॉर्म चेंज हो गया, वहां पे वो स्थितिक थी और यहाँ पे ये गतिक हो गई। या फिर ये भी हो सकता है कि उसको जब वो बीच में था, ये जमीन टच करने और सबसे टॉप जो इसका बीच का डिस्टेंस है उसके बीचों बीच में रखा हुआ है, उस केस में दोनों को हम जोड़ देंगे, वो टोटल उसके इक्वल हो जाएगा। ओके, देन द टोटल अमाउंट ऑफ एनर्जी इन द सिस्टम इज कांस्टेंट। यहाँ पे वही चीज लिखा हुआ है, आप इसको नोट कर सकते हैं। देखिए यहाँ पे ये फाइनल वेलोसिटी है, ये फाइनल हाइट है, ये फाइनल डिस्टेंस है। अगर स्प्रिंग लिया जा रहा है तो उस केस में ये इनिशियल देखो दिया हुआ है, तो इनिशियल एंड फाइनल का जो टोटल अमाउंट वो सेम रहेगा। देन अगर फ्रिक्शन आ जाए, यहाँ पे देखो जैसे लिखा हुआ है, इफ फ्रिक्शन फोर्सेस आर डूइंग वर्क ऑन द सिस्टम देन टोटल एनर्जी विल बी इक्वल्स टू इसके फ्रिक्शन फोर्स इनटू डी। अगर मान लो कोई वस्तु मोशन कर रही है और फ्रिक्शन के कारण रुक जाती है, तो जितना डिस्टेंस तय करेगा वो इनटू फ्रिक्शन, वो हमारा वर्क हो जाएगा टोटल। ठीक है, ये देखो यहाँ पे दिया भी है। लेट सपोज फाइनल माइनस इनिशियल, जो एनर्जी बची यानी जो एनर्जी वहाँ पे लॉस हुई, सॉरी लॉस हो रही है, वो एनर्जी किस में जा रहा है? फ्रिक्शन में, या कुछ काम करने में जा रही होगी। तो आई थिंक कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी क्लियर है आपको। ज़्यादा टफ नहीं है, आप ऐसे समझिए कि मान लो कार से आप जा रहे हो, कुछ एक वेलोसिटी है, देन आप एक ब्रेक मारते हो, तो वहां पे क्या हो रहा है? ब्रेक आपने मारा तो कुछ दूर कार आपकी स्लिप करेगी ड्यू टू फ्रिक्शन। तो वहां पे जो वर्क हुआ वो किसके इक्वल होगा? जो हमारा वेलोसिटी था हाफ एम वी स्क्वायर, वेलोसिटी वी है तो उसके कारण जो एनर्जी कितना हाफ एम वी स्क्वायर, वो इक्वल टू हो जाएगा किसके? फ्रिक्शन फोर्स टाइम्स जो उसने डिस्प्लेसमेंट तय करी। ओके, देन व्हाट इज लीनियर मोमेंटम? रेखीय संवेग जिसको हिंदी में बोलेंगे। So this is the fundamental quantity like force, energy. It is a vector quantity. क्यों? क्योंकि इसमें डायरेक्शन है और वेक्टर सम का प्रॉपर्टी जो होती है उसको फॉलो करता है। लीनियर मोमेंटम पी वेक्टर, यहाँ पे जरा इसको ध्यान दीजिएगा, ये है पी वेक्टर, इसीलिए बोल्ड लिखा हुआ है। बोल्ड का मतलब ही होता है वेक्टर फॉर्म। और फिर जो ऑफ मास m मूविंग विद द वेलोसिटी v इज डिफाइंड टू बी द प्रोडक्ट ऑफ द मास एंड वेलोसिटी। तो दिस इज द व्हाट? मोमेंटम, लीनियर मोमेंटम। अगर किसी वस्तु का मास m है एंड उसका जो वेग है वो कितना है? v, देन इसका जो मल्टीप्लिकेशन होगा वो संवेग होगा, यानी कि मोमेंटम। देन द टर्म मोमेंटम एंड लीनियर मोमेंटम विल बी यूज्ड इंटरचेंजेबली इन द टेक्स्ट। ओके, तो हम लोग पढ़ेंगे, सेम ही होता है लगभग। ठीक है, लीनियर मोमेंटम में वहां पर वेलोसिटी चेंज नहीं होगी, कांस्टेंट रहती है। मोमेंटम डिपेंड ऑन एन ऑब्जेक्ट्स मास एंड वेलोसिटी, देख सकते हैं यहाँ पे ये फार्मूला भी दिया हुआ है। देन लीनियर मोमेंटम एंड एनर्जी। अब जैसे यहाँ पे देखो दिया हुआ क्वेश्चन है, टू ऑब्जेक्ट्स विद मास m1 m2 हैव इक्वल काइनेटिक एनर्जी, हाउ डू द मैग्नीट्यूड्स ऑफ देयर मोमेंटा कंपेयर? बताइए, मासेस m1 एंड m2 है, हैव इक्वल काइनेटिक एनर्जी, तो इक्वल काइनेटिक एनर्जी मींस हाफ m1 v1 स्क्वायर इक्वल्स टू
हाफ m2 इंटू स्क्वायर। ओके, दोनों इक्वल हो जाएंगे तो यहाँ से इसको कैंसिल कर देंगे, तो m1 अपॉन m2 इक्वल्स टू v2 स्क्वायर अपॉन v1 स्क्वायर। ओके, हमें इसको फाइंड आउट करना है किसमें, मोमेंटम। तो मोमेंटम के टर्म्स में क्या होता है, mv, तो एक v साथ में रखते हैं तो m1 v1 इक्वल्स टू m2 v2 और v1 अपॉन v2 अब होगा, तो इस जगह p1 या यूं भी कर सकते हैं कि m1 m2 से मल्टीप्लाई कर देते हो इसको m1 से, यानी कि m1 से मल्टीप्लाई एंड डिवाइड, तो इस जगह m1 स्क्वायर v1 स्क्वायर, तो इस जगह p1 स्क्वायर अपॉन p2 स्क्वायर इक्वल्स टू व्हाट, m1 अपॉन m2। अब यहाँ से निष्कर्ष निकाल लो, इसको इक्वल कर देंगे तो आ जाएगा रूट ऑफ m1 अपॉन m2 स्क्वायर, ये कट जाएगा। ओके, अब यहाँ पे देखो, इफ यहाँ पे देखो इस केस में नॉट गिवन इनफ इंफॉर्मेशन, क्यों, क्योंकि यहाँ पे m1 m2 के बारे में कोई जानकारी नहीं दी गई। अगर m1 m2 में बता दिया जाए कि m1 इज ग्रेटर देन m2 और m2 इज ग्रेटर देन m1, देन हम कह सकते हैं कि समवेग ऐसा होगा, ठीक है। अगर m1 इज ग्रेटर देन m2 है देन p1 इज ग्रेटर देन p2, इफ m1 इज लेस देन m2 देन p1 इज लेस देन p2। ओके, नेक्स्ट इज लीनियर मोमेंटम, उसी पे हम लोग कंटिन्यू करेंगे। लीनियर मोमेंटम इज अ वेक्टर क्वांटिटी, ठीक है, अभी मैंने बोल दिया था, इसका डायमेंशन दिया हुआ है mlt-1 and SI unit kilometer per second. Momentum can be expressed in a component form of, okay, since it is a vector, so we can express it into its component form, component रूप में, यानी कि x कोऑर्डिनेट यानी कि i कैप j कैप k कैप के फॉर्म में भी लिख सकते हैं। Then Newton's law with relation with momentum, क्या रिलेशन है, Newton's second law can be used to relate the momentum of an object to the resultant force, ठीक है, ऐसे। अब यहाँ पे देखो एक सिंपल सी डेरिवेशन है, F इक्वल्स टू एम ए वेक्टर, A मीन्स डेल्टा वी बाई डेल्टा डी, सिंपल, तो डेल्टा वी बाई डेल्टा डी हमने कर दिया। ओके, देन हमें पता है एम बी क्या होता है, P, तो ये जाएगा डेल्टा P अपॉन डेल्टा टी इक्वल्स टू व्हाट, F वेक्टर। ओके, then the change in an object's momentum divided by the elapsed time equals the constant net force acting on the object। अब यहां से देखो न्यूटन के सेकंड लॉ की डेफिनेशन भी एक आ गई, ठीक है, ये न्यूटन के सेकंड लॉ की डेफिनेशन भी है एक तरीके से, दूसरे फॉर्म में डेफिनेशन है संवेग के रूप में, तो उसको आप चाहे तो याद कर सकते हैं। बाकी नेक्स्ट देखते हैं, इम्पल्स, इसी से कुछ मिलता जुलता एक टर्म है इम्पल्स, आवेग जिसको बोलते हैं। ये क्या है, when a single constant force acts upon an object, तो there is an impulse delivered to the object, ठीक है। जब कोई सिंपल सा एक कांस्टेंट फोर्स किसी ऑब्जेक्ट पे लगता है तो उस केस में हम कहते हैं कि थोड़ा सा उसको, यानी कि ऑब्जेक्ट को कुछ इम्पल्स दिया गया है, और वो इम्पल्स कितना है वो डिपेंड करेगा टाइम पे। अगर हम किसी वस्तु को 10 सेकंड तक 10 न्यूटन का फोर्स लगा रहे हैं तो उसको ज्यादा इम्पल्स दिया जाएगा, और अगर हम इम्पल्स मीन्स एक स्टार्ट, इम्पल्स मीन्स ऐसे समझते स्टार्ट, झटका, तो अगर जितना देर तक आप फोर्स लगाएंगे, जैसे हम झूला आपने देखा होगा, सिंपल गांव में अगर आप रहते जानते होंगे, जैसे झूला कैसे झूलते हैं, उसमें क्या करते हैं हम लोग, पीछे एक जो आदमी झूला रहा होता है पकड़ गए, वो पीछे झूले को खींचता है और दौड़ता बहुत तेज आगे की ओर धकेलते हुए, तो अगर वो मान लीजिए थोड़ी देर तक दौड़े तब, और एक बहुत देर तक दौड़ के मतलब ज्यादा आगे तक आके उसको छोड़ रहा है झूले को, तो दोनों में किस केस में ज्यादा इंपल्स होगा, झटका दिया गया जिसको ज्यादा देर तक किया गया, यानी कि ये डेल्टा टी से डायरेक्टली कनेक्टेड है, यानी कि आई इज व्हाट, प्रोपोर्शनल टू डेल्टा टी और टी यू कैन से, एंड आई इज प्रोपोर्शनल टू एफ। इस केस में ये हमको यहाँ पे देखो रिजल्ट मिल गया है, ये फॉर्मूला होता है आई इक्वल टू एफ डेल्टा टी, एफ डेल्टा टी, ठीक है। क्योंकि यहाँ पे देखो टी क्या है पर कॉन्स्ट वो स्केलर क्वांटिटी, बट एफ इज वेक्टर क्वांटिटी,
तो स्केलर वेक्टर का प्रोडक्ट कैसा था, वेक्टर। तो इम्पल्स इज एन वेक्टर क्वांटिटी। द क्वालिटी इज ट्रू इवन इफ द फोर्स इज नॉट कांस्टेंट। अगर फोर्स कांस्टेंट नहीं भी है तब भी ट्रू क्यों? अब देखो, अगर आप शुरू में धीरे धक्का दे रहे हो, बाद में जोर से दे रहे हो, तब भी कोई दिक्कत नहीं, तब भी इसको इम्पल्स ज्यादा मिलेगा, इम्पल्स लगेगा, ठीक है। और अगर मान लो फोर्स पहले ज्यादा दिया, बाद में कम कर दिया, तब भी कोई फर्क नहीं पड़ता। दोनों ही केस में इम्पल्स दिया जा रहा है, ठीक है। और दोनों ही केस में सेम फॉर्मूला हमारे लिए वैलिड होगा। हाँ, अब ये हो सकता है कि हम वहां पे यूज करने लगे इंटीग्रल का यूज करें। देन वेक्टर क्वांटिटी द डायरेक्शन इज द सेम एज द डायरेक्शन ऑफ फोर्स। क्योंकि यहाँ पे देखो फोर्स के डायरेक्शन है, तो दोनों का जो डायरेक्शन होगा वो सेम होगा। इम्पल्स मोमेंटम थ्योरम ये क्या है? द थ्योरम स्टेट्स दैट द इम्पल्स एक्टिंग ऑन अ सिस्टम इज इक्वल टू द चेंज इन मोमेंटम ऑफ द सिस्टम। कुछ समझ आया? ये थ्योरी जो क्या कहती है कि इम्पल्स जो एक्ट कर रहा है किसी भी सिस्टम पर, वो किसके इक्वल होगा? चेंज इन मोमेंटम, ठीक है। यानी कि डेल्टा पी इक्वल्स टू क्या होगा? एफ डेल्टा टी इक्वल्स टू आई। यानी डेल्टा पी इक्वल्स टू होता है आई। जो मान लो पहले भी किसी भी वस्तु का जो मोमेंटम था एम बी था, एम यू था, मान लो एम बी, जो कुछ मान लो एम यू मान लेते हैं। देन आपने जब कुछ इम्पल्स दिया, उसको कुछ फोर्स लगाया, तो उसको क्या हुआ? मान लो वेग बढ़ गया, एम बी हो गया उसका मोमेंटम। तो जो डिफरेंस हुआ है एम बी माइनस एम यू, दिस इज कॉल्ड एज इम्पल्स, ठीक है। नेक्स्ट, ठीक है, सिंपल सा है, ज्यादा टफ नहीं है। देख लो यहाँ पे दिया भी है कुछ, वही जो हमने बोला एम बी माइनस एम यू, ठीक है। बहुत ऑफ बाउंसिंग बॉल के केस में ये होता है, क्योंकि इनिशियल एंड फाइनल दोनों सेम रहते हैं, लेकिन दोनों इनिशियल का जो डायरेक्शन होता है अपोजिट टू द फाइनल। तो यहाँ पे माइनस सी, इस केस में डेल्टा पी जो हमारा होता है 2mv हो जाता है, ठीक है। इन क्रैश टेस्ट a car of देखो मास दिया हुआ इतना collides with a wall rebounds as in a figure. The initial and final velocity of the car is given. Final it is an initial this. If the collision lasts for 0.15 seconds, find the impulse delivered to the car due to the collision. Very simple. Delta p. What? Delta p. Simply आपको क्या करना है? डेल्टा p निकालना है। एम वी माइनस एम यू, एम सेम रहेगा तो एम ब्रैकेट बी माइनस यू मीन्स 2.6 माइनस माइनस प्लस 15, 15 प्लस 2 कितना हो? 17.6 इंटू दिस इज द मास। तो इससे पूरा कर देंगे तो हमको मिल जाएगा इम्पल्स। द साइज एंड द डायरेक्शन ऑफ एवरेज फोर्स एक्सर्टेड ऑन द कार। द साइज एंड द डायरेक्शन ऑफ द एवरेज फोर्स एक्सर्टेड ऑन द कार। वी नो एफ इज इक्वल आई इक्वल्स टू एफ डेल्टा टी। आई यहाँ से मिल गया, डेल्टा टी इज गिवन हियर, एफ वी कैन कैलकुलेट। तो ये भी निकल आया एंड दिस इज आल्सो डन। यू शुड फाइंड आउट दैट। चलो दिया भी है, नो प्रॉब्लम। देखो दिया है एफ एम यू एम बी, फिर दोनों का डिफरेंस जुड़ गए, ये हो गया हमारा आई, एंड डेल्टा पी अपॉन डेल्टा टी डिवाइड कर दिया, ये हमारा आ गया एफ। ओके, इम्पल्स मोमेंटम थ्योरम के थ्रू एक क्वेश्चन है, इसको आप अपने आप कीजिए। चलिए हम लिख लेते हैं, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर करिए। तो ये फॉर्मूला लगेगा, सिंपल सा है। ओके, कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, सॉरी ये शो नहीं हो रहा है। In an isolated and closed system, the total momentum of the system remains constant in time. अगर आइसोलेटेड सिस्टम है मीन्स अंदर का एनर्जी बाहर नहीं जा रहा, बाहर का एनर्जी अंदर नहीं आ रहा है, तो उस केस में जो टोटल हमारा मोमेंटम रहेगा टोटल वो कांस्टेंट रहेगा, मीन्स सेम रहेगा। लेट्स सपोज पहले किसी दो टुकड़े हैं, यहाँ पे देखो दो टुकड़े दिए हुए हैं एग्जांपल के लिए, ठीक है। दे रखे दो टुकड़े दे रखे एग्जांपल के लिए। लेट्स सपोज इसका वेग पहले यू था, इसका वी था, जब ये टकराया उसके बाद इसका वी हो गया, इसका लेट्स सपोज समथिंग वी डैश हो गया। तो टोटल जो होगा पहले का और बाद का वो कांस्टेंट है, यानी कि एम यू प्लस एम वी इक्वल्स टू एम वन कर लो, एम डैश कर लो, एम
v plus m dash v dash. This is gonna happen. Then isolated system, no external forces. Okay, अभी मैंने बोला ना अंदर की एनर्जी बाहर जानी है ना बाहर की एनर्जी अंदर आनी है, तो उसे हम बोलते हैं आइसोलेटेड सिस्टम. क्लोज सिस्टम, नो मास इंटर्स ऑल लीव्स. आइसोलेटेड में बिल्कुल आइसोलेटेड, एनर्जी का ट्रांसफॉर्मेशन ही नहीं होना है. क्लोज सिस्टम मीन्स नो मास इंटर्स, उसमें मास से डिपेंड करता है. लीनियर मोमेंटम ऑफ ईच कोलाइडिंग बॉडी में चेंज, टोटल मोमेंटम cannot change in the isolated system. कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम वही सेम टॉपिक है. स्टार्ट फ्रॉम द इम्पल्स मोमेंटम थ्योरम. ओके सिंपल है, वही चीज को थ्योरेटिकली यहाँ पे दिखाया गया है. ओके देख लीजिए, ज़्यादा टफ नहीं है. यहाँ पे मैंने देखो क्या किया, ये हमारा इम्पल्स हो गया. फाइनल इनिशियल मोमेंटम डिफरेंस इज इक्वल टू इम्पल्स. ये 1-2 के केस में यानी कि सेकेंड पर फर्स्ट के द्वारा या पे फर्स्ट पर सेकेंड के द्वारा. ओके यानी कि फर्स्ट पे लगने वाला फोर्स बाय द सेकेंड, दिस इज सेकेंड पे लगने वाला फोर्स बाय द फर्स्ट. दोनों केस में से दोनों ही इक्वल होने वाले, बस डायरेक्शन चेंज है तो यहाँ पे माइनस साइन हो जाएगा. चाहे इधर कर दो चाहे इधर कर दो, दोनों में एक सेम है. देन इसको हम सॉल्व करेंगे तो यहाँ से हमको यहाँ पे एक सिंपल सा सुंदर सा इक्वेशन देखने को मिलेगा. कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम व्हेन नो एक्सटर्नल फोर्सेस. आइसोलेटेड सिस्टम होना चाहिए. ओके act on a system consisting of two objects that collide with each other, the total momentum of the system remain constant in time. ठीक है, सेम चीज नॉट. then especially the total momentum before the collision will equal the total momentum after collision. वो भी हमने देखो फाइंड आउट किया था यहाँ पे, यही इक्वेशन ही है. इनिशियल इज इक्वल्स टू टोटल यानी कि फाइनल, यहाँ पे भी यही चीज लिखा हुआ है. The question: an archer stands at rest on frictionless ice and fires a 0.5 kg arrow horizontally with a speed of 50 meters per second. The combined mass of the archer and bow is 60. With what velocity does the archer move across the ice after firing the arrow? Simple सा क्वेश्चन. mu ठीक है प्लस m1 u1 प्लस m2 v2 इक्वल्स टू m1 v1 प्लस m2 v2. सेम फॉर्मूला फॉलो करेंगे तो m1 क्या होगा, m1 60 है इनटू देखो इनिशियल मोमेंटम क्या है 0, क्योंकि वहां पे वेव ही नहीं है. तो फाइनल कितना होगा m1 इज व्हाट 60 टोटल है, 0.5 kg का एरो है, 0.5 50 मीटर पर सेकंड से फायर करता है प्लस 60 माइनस 0.5. ठीक है, टोटल यहाँ पे दिया हुआ है 60 तो यहाँ पे जाएगा 59 9.5 इंटू वी. ये हमें फाइंड आउट करना है. वी हमें पता है माइनस में आएगा. वी इक्वल्स टू व्हाट माइनस का 5 इंटू 5 अपॉन 59.5. ये हो गया हमारा वी, यानी कि इस वेग से द आर्चर विल मूव अक्रॉस द आइस. ओके देख लो सेम तरीका. ओके हाँ यहाँ पे देखो एक चीज और देख लो ध्यान से, क्योंकि यहाँ पे देखो m1 की तुलना में m2 की तुलना में m1 बहुत ही कम है, तो हम वहाँ पे उसको चेंज नहीं कर रहे हैं. वैसे ये हमारा बिल्कुल एग्जैक्ट आंसर है, सेम ही आएगा लगभग, क्योंकि यहाँ पे ज्यादा इफेक्ट पड़ेगा नहीं. ओके देन कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम. आई थिंक ये वाला क्वेश्चन हो गया था, नहीं हुआ. 100 kg of man and 50 kg woman on ice skates stand facing each other. If the woman pushes the man backwards so that his final speed is 1 meter per second, at what speed does she recoil? वही सेम तरीका जो भी हमने पीछे किया. ठीक है, यानी कि 100 into 1 equals to minus 50 into v 2.
ओके, नेक्स्ट टाइप ऑफ कोलिजन्स, टू टाइप्स के यहाँ पे दिए हुए देखो, मोमेंटम इन इलास्टिक एंड इलास्टिक। इन इलास्टिक मींस रबर बॉल एंड हार्ड बॉल्स, काइनेटिक एनर्जी इज नॉट कंजर्व्ड परफेक्टली इन इलास्टिक, collision occurs when the object stick together, मींस चिपक जाए, ठीक है। बट इलास्टिक कोलिजन में क्या होता है, बिलियर्ड बॉल के थ्रू होता है, बोथ मोमेंटम एंड काइनेटिक एनर्जी आर कंजर्व्ड, इस केस में कोई भी एनर्जी का लॉस नहीं होगा। लेट्स सपोज टू बिलियर्ड बॉल्स हैं, अगर वो आपस में टकराएं और दूर हो जाती हैं तो उस केस में क्या होगा कि फर्स्ट का मान लो वेलोसिटी पहले u था और सेकंड का u1 u2 था, तो बाद में v1 v2 हो गया, तो टोटल जो मोमेंटम रहेगा वो कांस्टेंट रहेगा, सेम रहेगा, एंड टोटल एनर्जी भी सेम रहेगी, ठीक है। तो इन्हीं दो रूल्स को फॉलो करते हैं। इन इलास्टिक इसमें क्या होगा, इसको हिंदी में बोलते हैं प्रत्यास्थ, इसको अप्रत्यास्थ। तो इन इलास्टिक में क्या होगा, उसको कैसे फेस के डेरिवेशंस करेंगे, तो वहां पे हम लोग क्या करेंगे, फाइनल काइनेटिक एनर्जी माइनस इनिशियल काइनेटिक एनर्जी, सॉरी इनिशियल काइनेटिक एनर्जी माइनस फाइनल काइनेटिक एनर्जी विल बी इक्वल टू लॉस इन एनर्जी, एंड मोमेंटम भी कुछ ऐसे ही करेंगे, मोमेंटम सेम रहेगा, मीन्स वो नहीं कन्वर्ट होगा दोनों केस में, एनर्जी चेंज नहीं होती, काइनेटिक एनर्जी नहीं कम जरूर होगी, ठीक है। कोलिजन समरी देख लेते हैं, कुछ फैक्ट शॉर्ट लाइन्स हैं अच्छे से। इन इलास्टिक कोलिजन both momentum kinetic energy conserved in a non-perfect in elastic collision, momentum is conserved but kinetic energy is not. Moreover, the objects do not stick together. अगर ऑब्जेक्ट एक दूसरे के साथ चिपक गए तो उस केस में क्या होगा, एनर्जी भी हो सकता है कंजर्व हो जाए। In a perfectly inelastic motion, momentum is conserved, kinetic energy is not, and the two objects stick together after the collision. अगर परफेक्टली इनइलास्टिक है, वो हमने ऊपर केस क्या देखा, नॉन परफेक्ट, अगर परफेक्टली इनइलास्टिक है तो दोनों उस केस में क्या होगा, स्टिक हो जाएंगे टुगेदर, तो फाइनल वेलोसिटी सेम हो जाएंगी और मोमेंटम एंड काइनेटिक एनर्जी मोमेंटम इज कंजर्व्ड बट काइनेटिक एनर्जी विल नॉट बी कंजर्व्ड। इलास्टिक एंड परफेक्टली इनइलास्टिक collisions आर लिमिटिंग केसेस, most and actual collisions, elastic and perfectly inelastic collisions are limiting cases, most actual collisions fall between these two types, means this ज्यादातर ये होता है, sorry it is perfectly this will happen, momentum is conserved in all conditions, collision sorry कोई भी कोलिजन मोमेंटम कंजर्व है, उसको कोई टेंशन लेने की बात नहीं, बस एनर्जी को सोचना है भाई। हाँ अगर नॉन परफेक्ट इनइलास्टिक है तो काइनेटिक एनर्जी कंजर्व नहीं है, अगर इलास्टिक है तो काइनेटिक एनर्जी कंजर्व मानना है, बट अगर इट इज परफेक्टली इनइलास्टिक उस केस में भी काइनेटिक एनर्जी कंजर्व नहीं है। परफेक्टली इनइलास्टिक कोलिजन्स कुछ और देख लेते हैं थोड़ा सा। When two objects stick together after the collision, they have undergone a perfectly inelastic collision. देख था स्टार्टिंग में m1 u1 प्लस m2 v2 एक टोटल मोमेंटम हो गया और बाद में कितना मिलेगा हमें m1 प्लस m2 टाइम्स vf, तो vf की हम वैल्यू निकाल लेंगे। काइनेटिक एनर्जी इज नॉट कंजर्व्ड, तो काइनेटिक एनर्जी की बात नहीं करेंगे। हाँ अगर हमें v1 v2 v2 एंड v1 पता हो तो उस केस में हम काइनेटिक एनर्जी में लॉस जरूर फाइंड आउट कर सकते हैं, कितना लॉस हुआ है। NAC ओके क्वेश्चन है सिंपल सा, इसको आपको देखना है, इसको आप इस क्वेश्चन को आप अच्छे से नोट कर लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, देख लीजिएगा। सिंपल सा क्वेश्चन है, अपने आप करने की ट्राई कीजिए, ज़्यादा अच्छा रहेगा। अगर नहीं होता तो कमेंट कीजिए, हम लोग जरूर इसको आंसर जरूर हम लोग डाल देंगे। सोल्यूशन चलिए साथ में सोल्यूशन दिया हुआ है, अगर देखना चाहिए देख लो, वैसे आप लोगों को स्वयं से सॉल्व करना चाहिए, उसके बाद इसको देखना चाहिए। ओके इलास्टिक कोलिजन, इलास्टिक में क्या होता है, काइनेटिक एनर्जी एंड मोमेंटम बोथ आर कंजर्व्ड। तो हम सिंपल सी थ्योरीज को देख लेते केवल, कहाँ गया ये रहा, मोमेंटम इज कंजर्व्ड, प्रारंभिक जो संवेग है बाद का संवेग इक्वल है, प्रारंभिक काइनेटिक एनर्जी बाद का काइनेटिक एनर्जी इक्वल है, बस दोनों को इक्वल करिए
हमें यहाँ पे बेसिकली M1 M2 बेसिकली दिए ही होते हैं, V1 V2 भी दिया रहेगा, देन V फाइनल का पहला वाला दिया रहेगा, सेकंड वाला पूछ लेगा, सेकंड वाला दिया रहेगा, पहला वाला पूछ लेगा। ओके, हो सकता है दोनों ही ना पता हो तो हम दो इक्वेशन बनाएंगे, एनर्जी के रूप में भी बना लेंगे, तो दो इक्वेशन दिए हैं, दो अननोन है, फाइंड आउट हो जाएंगे। मोमेंटम इज अ वेक्टर क्वांटिटी, डायरेक्शन इज इंपॉर्टेंट, बी श्योर टू हैव द करेक्ट साइंस। डायरेक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर मान लो आप दोनों का है वेग का जो आफ्टर कॉलिजन, तब भी वेग का जो डायरेक्शन चेंज नहीं होता है, उस केस में पता चला आपने फिर वही कर दिया जो करते आ रहे, बार बार माइनस कर रहे हैं, तो उस केस में माइनस नहीं होगा, पॉजिटिव ही रहेगा। इलास्टिक कोलिजन से सिंपलर, चलिए ये तो सिंपली डेरिवेशन है। कैसे फाइंड आउट हुआ? देखो यहाँ पे एनर्जी को इक्वल किया गया दोनों की, काइनेटिक एनर्जी प्रारंभिक अंतिम, मोमेंटम आ गया, ये रहा मोमेंटम वाला इक्वेशन, दोनों को सॉल्व किया गया तो हमें ये मिला। ठीक है, इसकी समझी दी हुई है, इसको आप लोग अच्छे से नोट कर लीजिए। जिसको नोट करना हो वही चीजें हैं जो मैंने अभी बताया है थ्योरी पार्ट में। कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम क्वेश्चन दिया हुआ है, कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम पे बेस्ड है, आप लोग फाइंड आउट कर लीजिए। यहाँ पे देखो लगभग एक इनइलास्टिक कोलिजन हो रहा है, सॉरी इलास्टिक कोलिजन हो रहा है। प्रारंभिक वेग दिए गए दोनों को, बाद का फाइनल वेलोसिटी दिया गया दोनों का एक साथ, तो यहाँ पे इलास्टिक है, इसको सिंपली सॉल्व कर लेंगे। ठीक है, प्रॉब्लम सॉल्विंग फॉर 1D कोलिजन। उस केस में देखो सेटअप कोऑर्डिनेट एक्सिस, 1D का बहुत ही सिंपल है, आपको सिंपली यही तो देखना है डायरेक्शन किधर है, डायरेक्शन आप लोग फाइंड आउट कर लिया, क्वेश्चन सॉल्व हो गया। जैसे यहाँ पे देखो M1 अगर इस डायरेक्शन, सॉरी अगर इस डायरेक्शन को आप पॉजिटिव ले रहे हैं तो इस डायरेक्शन को आपको निगेटिव ही लेकर रखना है, तो पॉजिटिव वाले को पहले कर लेंगे, जोड़ देंगे, मीन्स ये वाला प्लस होगा, ये माइनस होगा, ये वाला माइनस होगा, ये वाला प्लस होगा, इक्वल कर देंगे, बस दोनों को सॉल्व हो जाएगा क्वेश्चन। वही है जो मैंने बोल दिया स्टार्ट में, वही चीजें इस प्रेजेंटेशन में दी गई। अगर आपको अच्छे समझना है तो प्रेजेंटेशन को रोक करके बढ़िया सा स्क्रीनशॉट ले लीजिए। हाँ, अब चलते हैं 2 डायमेंशनल में। ये थोड़ा सा ट्रिकी हो जाता है क्योंकि इसको हमें इसके कंपोनेंट्स भी लेने पड़ेंगे। फॉर ए जनरल कोलिजन ऑफ टू ऑब्जेक्ट्स इन अ 2 डायमेंशनल स्पेस, द कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम प्रिंसिपल इंप्लाइज दैट द टोटल मोमेंट ऑफ द सिस्टम इन ईच डायरेक्शन इज कंजर्व्ड। हमें हर डायरेक्शन में देखना पड़ेगा। अगर कोलिजन हुआ है उसके पहले हम लोग देखेंगे किस डायरेक्शन में जा रही थी, तो उसको हम लोग जैसे कि यहाँ पे देखो एक्स डायरेक्शन का इक्वल करेंगे पहले, तो देन वाई डायरेक्शन का, एक्स डायरेक्शन का इनिशियल इक्वल्स टू एक्स डायरेक्शन का फाइनल, वाई डायरेक्शन का इनिशियल इक्वल्स टू वाई डायरेक्शन का फाइनल। सिंपली इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, इसका फिगर बनाएंगे, उस पर कंपोनेंट्स फाइंड आउट करेंगे एक्स एंड वाई, और देन इसको हम लोग सेपरेट करके ये फॉर्मूला यूज कर लेंगे, दोनों जो बेसिक डेफिनेशन फॉर्मूला है दोनों। ग्लांसिंग कोलिजन ये क्या होता है? The after velocities have x and y components, momentum is conserved in the x direction and in the y direction. Apply conservation of momentum separately to each direction. ठीक है, then 2D collision एग्जाम्पल यहाँ पे देखो दिया गया है, ज़्यादा टफ नहीं है, बस हमें क्या करना है, देखो यहाँ पे ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट है। पहले तो दोनों लाइन में चल रहे थे, एक मान लो स्टेबल था, एक आ रहा था, उसके समय मोमेंटम फाइंड आउट कर लिया आपने, एक्स एंड वाई कंपोनेंट दोनों। देन ये देखो आफ्टर द कोलिजन, ये इस डायरेक्शन में गया, इस डायरेक्शन में गया, हमें पता है ये दोनों, ये थीटा एंगल बना, ये अल्फा, तो इसके कंपोनेंट फाइंड आउट कर लेंगे। ये हो गया वाई कंपोनेंट, ये इसका वाई कंपोनेंट, ये एक्स कंपोनेंट, ये इसका एक्स कंपोनेंट, इनको दोनों को जोड़ेंगे, इसको दोनों को घटा देंगे क्योंकि अपोजिट डायरेक्शन में है। एंड देन जो हमारा स्टार्टिंग में था, एक्स वाला था हमारा दिया हुआ एंड वाई वाला था 0, बस इसको तुलना करा देंगे, हमारा रिजल्ट आ जाएगा जो हमें फाइंड आउट करना होगा। ये भी एक क्वेश्चन है, सॉल्व कीजिए खुद से।
सॉल्यूशन दिया है, वैसे खुद से करिए देन सॉल्यूशन देख लीजिए। सेम थ्योरेटिकल फॉर्मूले आपको लगाने हैं, सेम थ्योरी अगर आपको समझ में आ गई है तो ये आपको इजीली सॉल्व हो जाएगा। सेंटर ऑफ मास, इंपॉर्टेंट टर्म जो हम लोगों ने सबसे लास्ट टॉपिक है, व्हाट इज सेंटर ऑफ मास। आप अगर इसको थोड़ा सा हिंदी में जाए, द्रव्यमान केंद्र, दिस इज बेसिकली एक पॉइंट। किसका पॉइंट है? किसी ऑब्जेक्ट में एक पॉइंट है, वो ऐसा पॉइंट है जिसको आप अगर सुई की नोक पे रख दें, हर कोई ये बोलता है, मैं भी बोल देता हूँ, समझ लीजिए एक सुई की नोक पे रख दें तो वो मूवमेंट नहीं करेगा, वो वहां पे बैलेंस हो जाएगा, गिरेगा नहीं। उसे बोलते हैं सेंटर ऑफ मास ऑफ द ऑब्जेक्ट। और इसको हम कैसे फाइंड आउट करेंगे? एक कोऑर्डिनेट होता है, मीन्स एक पोजीशन है ये, ठीक है, एक पॉइंट है, पॉइंट किसी भी ऑब्जेक्ट में। व्हाट इज वाई फॉर यूजी इक्वल टू एम जी वाई। कुछ क्वेश्चंस हैं इनके हम डिस्कस, इनके हम सॉल्यूशंस भी फाइंड आउट करने का कोशिश करेंगे। द सेंटर ऑफ मास, देयर इज ए स्पेशल पॉइंट इन अ सिस्टम और ऑब्जेक्ट कॉल्ड द सेंटर ऑफ मास दैट मूव्स एज if all of the mass of the system is concentrated at that point। ठीक है, मीन्स आप इसको ऐसे भी समझ सकते हैं कि सेंटर ऑफ मास, जब हम किसी वस्तु को मूव कराते हैं, सेंटर ऑफ मास ये ऐसा पॉइंट होता है जो हर जगह जिस तरीके से मूव करा रहे हैं, लीनियर का तो लीनियर मूवमेंट करेगा, बाकी उसके जो पार्टिकल्स हैं, बाकी जो और अदर पॉइंट्स हैं, वो एक लीनियर मूवमेंट नहीं करते हैं। अगर हमने किसी भी रोलर, आपने देखा होगा एक बॉल है, उसको आप सिंपली एक फर्श पे लुढ़काइए तो वो उसका जो सेंटर ऑफ मास है वो कैसे मूवमेंट कर रहा है, वो एक लीनियर मूवमेंट कर रहा है, बट उसके जो अदर पॉइंट्स है वो सर्कुलर पाथ में मूवमेंट कर रहे हैं। ठीक, द सेंटर ऑफ मास ऑफ एन ऑब्जेक्ट और सिस्टम इज अ पॉइंट वेयर द ऑब्जेक्ट और सिस्टम कैन बी बैलेंस्ड इन अ यूनिफॉर्म ग्रेविटेशनल फील्ड। ठीक है, वो एक पॉइंट है जिसको आप बैलेंस्ड कर सकते हैं इन अ यूनिफॉर्म ग्रेविटेशनल फील्ड। द सेंटर ऑफ मास, द सेंटर ऑफ मास ऑफ एन, ठीक है, object lies on the axis of the symmetry on the plane on any plane of symmetry if the object has uniform density। ठीक है, उसको आप सिमेट्री, प्लेन ऑफ सिमेट्री पे कहीं पे भी इजीली लाइज करा सकते हैं, तो उसको बैलेंस करा सकते हैं। द सीएम सेंटर ऑफ मास में रिसाइड इनसाइड द बॉडी और आउटसाइड द बॉडी। ये अब ये भी एक क्वेश्चन, हम लोग अगर फिजिकली देखें तो आउटसाइड द बॉडी होना नहीं चाहिए, बट हम लोग अगर इसको मैथमेटिकली और थोड़ा सा साइंस यूज करके समझेंगे तो हम ये भी पाएंगे कि कुछ वस्तुओं के जो सेंटर ऑफ मास है वो बाहर की ओर होते हैं, मीन्स वहां पे ऑब्जेक्ट होता भी नहीं है। जैसे इसी का ले लो, तो इसका जो सेंटर ऑफ मास यहाँ पे कहीं नहीं होगा, कहीं और होगा, इस वैकेंट प्लेस में। इसका तो यहाँ पे भी होगा बीचों बीच, जो कुछ नहीं है यहाँ पे देखो, जबकि इसका भी बीचों बीच होगा, बट यहाँ पे एक ऑब्जेक्ट है, कुछ मास है। देन इसका देखो सेंटर ऑफ मास यहाँ पे होगा, ये वो है, क्या बोलते हैं उसको, पैराबोला। ठीक है, इसका जो फोकस होता है वही उसका सेंटर ऑफ मास का पॉइंट होता है। वही इज द सेंटर ऑफ मास, इसको फाइंड आउट करने के लिए हम बेसिक से सिंपल सा फॉर्मूला यूज करते हैं, और फॉर्मूला क्या है, ये सेंटर ऑफ मास। मान लो यहाँ पे दो वस्तुएं हैं, एक सिंपल से कार्ड नगण्य वेट का मान लेते हैं, उससे जुड़े हुए, तो बताइए इसका सेंटर ऑफ मास कहाँ होगा, तो यहाँ होगा। कैसे निकाला गया, m1 x1, पहले का डिस्टेंस ये फाइंड आउट करते हैं, दूसरे का डिस्टेंस अपान में दोनों का जो मास होगा उसको योग कर देंगे। इसको आप जनरलाइज कर सकते हैं, कैसे, xcm इक्वल्स टू समीशन ऑफ mi xi upon summation of mi। This will be the generalized formula. Okay, note it down. 3D particle, how many center of mass for many particles in 3D? 3D में where is the center of mass? हाँ, एक देखो, ये क्वेश्चन है, इसको सॉल्व कीजिए। एज्यूम m1 दिया है, m2 दिया है, x1 x2 दिया है, तो सेंटर ऑफ मास कहाँ होगा, सिंपल सा m1 x1 प्लस m2 x2 अपॉन m1 प्लस m2, तो 1 into 1 3 into 5 अपॉन 5 प्लस 3 कितना होगा, 3 सॉरी 1 प्लस 5 15, 15 1 16 बटा
यानी कि अपॉन 35 टू द 16, तो सेंटर ऑफ मास होगा 2 मीटर। दिस विल बी द करेक्ट आंसर। ओके, ये 1 है, ये 5 है, और हमारा जो सेंटर ऑफ मास होगा वो कहाँ होगा, कहीं यहाँ पे। ठीक है, ये पुराना फिगर रखा हुआ है तो उसको आप ये ना सोचिए कि यहाँ पे होगा, नहीं, यहाँ पे 2 मीटर पे। ठीक है, फॉर सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स। ओके, जनरलाइज फॉर्मूला सेम है, हमने x के लिए निकाला, ऐसे y के लिए भी होगा, z के लिए भी होगा, सेम तरीका, नो चेंज। अब इसको आप वेक्टर फॉर्म में लिखना चाहें तो डायरेक्ट लिख देंगे, वहां पे हमको x y z कुछ लिखना नहीं पड़ेगा, वेक्टर फॉर्म में लिख दीजिए। एक और क्वेश्चन है, सॉल्व 3 पार्टिकल ऑफ मासेस m1 m2 m3 गिवन फ्रॉम एन इक्विलेटरल ट्रायंगल समबाहु त्रिभुज, एज दिया हुआ है, वेयर इज द सेंटर ऑफ मास ऑफ दिस सिस्टम। तो उसके लिए मुझे क्या करना होगा, ये डिस्टेंस फाइंड आउट करना पड़ेगा, ये डिस्टेंस फाइंड आउट करना पड़ेगा। ठीक है, तो ये तो हो गया अलग अलग। पहले के लिए क्या होगा, m1 x1 0, m2 x2 140, यानी कि 150, सॉरी m2, दिस इज m2 कितना है 2.5 into 140 प्लस m3 is 3.4 into 70, हाफ डिस्टेंस। ठीक है, अपॉन m1 plus m2 plus m3, दिस विल बी xcm, देन ycm निकालो, ycm भी सेम तरीके से कैसे निकलेगा, ये डिस्टेंस फाइंड आउट करो, ये डिस्टेंस 0 है, ये 0 है, तो सिंपली यही निकलेगा केवल m3 into x, ये कितना y, सॉरी m3 into y, m3 is 3.4 and y is 140 अपॉन m1 plus m2 plus m3। ऐसे ही z के लिए अगर z दिया होता तो देखिए सेम तरीका है, निकल आएगा। मोशन ऑफ अ सिस्टम ऑफ पार्टिकल, assume the total mass and the system remains constant, we can describe the motion of the system in terms of velocity and acceleration of the center of mass of the system। हाँ, जब हम कभी बात करते हैं मोशन की तो वहां पे जो हम वेलोसिटी लेते हैं वो सेंटर ऑफ मास, हमेशा सेंटर ऑफ मास की ही होती है। ठीक है, this we can also describe this momentum, momentum भी सेंटर ऑफ मास की ही बात करते हैं, वहां पे सेकंड लॉ न्यूटन का, कोई भी न्यूटन का लॉ यूज करते हैं वो सेंटर ऑफ मास पे ही अप्लाई करते हैं हम डायरेक्ट, अब तक जितना हमने पढ़ा है वहां पे हम एज्यूम कर लेते हैं कि वस्तु का सेंटर ऑफ मास ही है जो जिसपे हम वो फॉर्मूला यूज कर रहे हैं। ठीक है, वेलोसिटी एंड मोमेंटम ऑफ अ सिस्टम ऑफ अ पार्टिकल, हाँ वेलोसिटी ऑफ द सेंटर ऑफ मास ऑफ अ सिस्टम पार्टिकल इज, यहाँ पे देखो VCM, वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास, DRCM अपॉन DT, आर क्या है उसका उसकी स्थिति, आर वेक्टर जो फाइंड आउट कर रहे थे, एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप प्लस जेड एंड के कैप, दिस इज आर वेक्टर। अपॉन dt, और इसको हम लिख सकते हैं किससे, 1 अपॉन m समीशन ऑफ mi vi वेक्टर। ठीक है, ये 1 अपॉन m तो कांस्टेंट है इसलिए m कॉमन हो गया बाहर, एंड vi क्या है, ये r वेक्टर अपॉन dt वेक्टर है। ओके, मोमेंटम कैन बी एक्सप्रेस्ड एज व्हाट, दिस mv, m से मल्टीप्लाई, इसको यहाँ पे ले आइए, बस हो गया। ठीक है, the total linear momentum of the system equals the total mass multiplied by velocity of the center of mass, ये रहा फॉर्मूला हमारा। एक्सेलरेशन एंड द फोर्स ऑफ सेंटर ऑफ मास, एसीएम में निकाल सकते हैं, ऐसे जैसे हम लोगों ने भी बीसीएम निकाला था, सेम फॉर्मूला निकलेगा। ये हो गया फोर्स, we sum over all the internal forces, they cancel in the pair, the net force of the system is caused only by the external forces, only external forces के कारण ही वो नेट फोर्स अप्लाई होगा सिस्टम पे, और बाकी इंटरनल जितने भी फोर्स होंगे उनका सम 0 हो जाएगा, नेट फोर्स 0। न्यूटन सेकंड लॉ फॉर सिस्टम ऑफ फ्लैट पार्टिकल्स। ठीक है, उसमें क्या होगा, बस अब अगर हम एक पार्टिकल की बात करते हैं तो सिंगल एफ इक्वल्स टू में लिखते हैं, अगर पार्टिकल्स हैं तो एफ टोटल समीशन कर लेंगे सबका, और दिस विल बी इक्वल्स टू m into a वेक्टर cm सेंटर ऑफ मास।
Since the only forces are external and the net external forces equals the total mass of system multiplied by the acceleration of the center of mass. Same चीज. The center of mass of a system of particles of combined mass m moves like an equivalent particle of mass m would move under the influence of the net external forces on the system. इसका मीनिंग तो आपको समझ में आ ही गया होगा. अगर सेंटर ऑफ मास ऑफ अ सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स कंबाइंड मास, अगर मान लो तो कई पार्टिकल्स है, उनका टोटल का जो सेंटर ऑफ मास है और एक अलग से एक पार्टिकल ही, एक ही पार्टिकल रखा है वो उसी उतने वेट का, तो दोनों का जो वेलोसिटी होगा, दोनों का मूवमेंट होगा वो सेम होगा. सेम फोर्स हमें लगाना पड़ेगा उसको उतना ही, अगर हमें एक्सेलरेशन लेना है तो दोनों केस में. सो गाइस दैट्स ऑल फॉर टुडे. अगर आपको वीडियो कहीं से भी अच्छा लगा हो, ठीक है, तो उसको चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और वीडियोस के लिए. बाकी आज के लिए धन्यवाद. थैंक यू.